हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और बातें जारी रहेगा छत्तीसगढ़ सहकारी विभाग भर्ती परीक्षा की। आज इस क्लास में हम बातें करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की, जो चल रहा था हमारा। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा देख लेते हैं पिछले क्लास में क्या हुआ था। भाई क्या देखे थे पिछले क्लास में? अगर पिछले क्लास की बात की थी तो हमने स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। इनके कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखना था। ठीक है, अधिनियम क्रमांक, ये जो अधिनियम आया था तो उसके बारे में याद रखना था। अधिनियम क्रमांक कौन सा था भाई? 17 सन 1961। फिर मैंने बताया था कि राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी भाई इस अधिनियम को? ठीक है, तो ये 28 अप्रैल 1961 को। फिर राजपत्र में प्रकाशित कब किया गया था? 12 मई सन 1961 को। अध्याय की संख्या कितनी है इसमें? ये जो अधिनियम है इसमें अध्याय की संख्या 11 और धाराओं की संख्या कितनी है? 96। भारत गणराज्य के 11वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा ये क्या किया गया था? ये अधिनियमित की गई थी, पारित किया गया था। ठीक है, तो 1950 में हम गणराज्य बना, 50, 10, 60 और 1, 61। ठीक है, तो 11वें वर्ष, तो ये याद रखेंगे। चलिए, फिर मैंने बातें की थी विधि अनुकूलन आदेश। ये क्या होता है भाई विधि अनुकूलन आदेश? तो जैसा कि आप जानते हैं इस अधिनियम का क्या नाम था? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। परंतु 1960 में हमारा छत्तीसगढ़ अस्तित्व में नहीं आया था। ठीक है, वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ हमारा, मध्य प्रदेश हमारी जो है मातृ राज्य है। तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को लाने के लिए हमने क्या किया? मध्य प्रदेश में जो अधिनियम पारित हुआ उसको एज इट इज क्या कर दिया? कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश लिखा था वहाँ वहाँ छत्तीसगढ़ कर दिया। तो 1 नवंबर 2000 में क्या आया? छत्तीसगढ़ हमारे अस्तित्व में आया। विधि अनुकूलन आदेश 13 जून 2001 को आया गया था और इस प्रकार 1 नवंबर से हमारा ये स्टार्ट हो गया है। क्या है? जैसे मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 था, वैसे अब छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 हो गया। ठीक है, तो विधि अनुकूलन आदेश कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश में जो अधिनियम था उसको एज इट इज कॉपी करके छत्तीसगढ़ में लाया गया और उसी को हम कहते हैं विधि अनुकूलन आदेश, और ये 13 जून 2001 को हुआ था। क्लियर है बातें? चलिए, तो ये देख चुके थे। फिर यदि हम बात करें अध्याय एवं धाराओं की संख्या, अध्याय 11 थे, धाराएं 96। तो किस अध्याय में क्या क्या लिखा है और क्या क्या हम पढ़ेंगे, वो जैसे कि मैंने लिस्ट बताया था। अध्याय फर्स्ट में प्रारंभिक है और इसमें धारा 1 से लेकर धारा 2, 1 और 2। अध्याय 2 रजिस्ट्रीकरण है। किसी भी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण किस प्रकार होगा उसके बारे में धारा 3 से लेकर धारा 18 तक बताया गया है। अध्याय 3 में सदस्य, उनके अधिकार, ठीक है, वो जो सोसाइटी है उनके सदस्य कौन होंगे, किस प्रकार से होंगे, उनके अधिकार क्या है, उनका दायित्व क्या है, उनका विशेषाधिकार क्या है, ये बारे में जो बताया है वो कहाँ से कहाँ तक, धारा 19 से लेकर धारा 30 तक। फिर अध्याय 4 की हम चर्चा करें तो सोसाइटी के कर्तव्य, विशेषाधिकार, उनकी संपत्ति एवं निधियाँ, जो धारा 3 से लेकर धारा 47 तक आपको देखने को मिलती हैं। फिर वहीं पर जाए तो अध्याय 5 सोसाइटी के प्रबंध के बारे में बताया गया है, धारा 48 से लेकर धारा 57 का तक। फिर 5 का अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के संबंध में प्रावधान क्या क्या है उसके बारे में जो बताया गया है वो 57 खा में। अध्याय 6 की बात करें तो ऑडिट, संपरीक्षक, जांच, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण को बताया गया है, धारा 58 से लेकर धारा 63। फिर अध्याय 7 में विवाद एवं माध्यस्थम की बात की, धारा 64 से लेकर धारा 68 आपको देखने को मिलेगा।
अध्याय 8 समापन, ठीक है, किसी भी सोसाइटी को किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है उसकी बातें की गई है धारा 69 से धारा 72 तक। अध्याय 9 अपराध एवं शास्ति। शास्ति कहने का मतलब दंड या जुर्माना से है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की अपराध होती तो किस प्रकार से दंड या जुर्माना उनको भोगना पड़ेगा, ये बताया गया है धारा 73 से लेकर धारा 76 के मध्य। अध्याय 10 अधिकरण का गठन, जो धारा 77 से धारा 80, और अध्याय 11 मिशलेरियस या जिसे प्रकीर्ण कहा जाता है, ठीक है, जो धारा 81 से लेकर धारा 96, ठीक है। प्रकीर्ण हर अंतिम जो धारा होती है, अंतिम अध्याय होती है, ठीक है, अंतिम अध्याय जो होती है वो प्रकीर्ण होती है। और इसका मतलब क्या है, मिशलेरियस। इसका मतलब क्या है कि पहले जो भी बातें की गई होगी तो उसमें जो छूट गया है, जो रह गया है छोटी मोटी बातें, उसको प्रकीर्ण में लिखा जाता है। तो ये बातें हैं। तो 81 से लेकर ये कितना तक है, 96 तक। तो ये आप याद रखेंगे। 96 क्या है, हमारे धाराएं हैं अधिनियम के। फिर अध्याय 1 से हमने स्टार्ट किया था। धारा 1 देखे थे। धारा 1 में संक्षिप्त नाम था, विस्तार था और प्रारंभ की तिथि। संक्षिप्त नाम क्या है भाई, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, जिसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। और प्रारंभ की तिथि कि जिस दिन राजपत्र में अधिसूचना जारी हो गई उस दिन से ये अधिनियम पारित हो गया, ठीक है। उस दिन से ये क्या है, अधिनियम छत्तीसगढ़ में, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हो गया, ठीक है। तो अध्याय 1 देखे थे। अध्याय 1 में प्रारंभिक में धारा 1 और धारा 2, ठीक है। और धारा 2 क्या है भाई, धारा 2 है परिभाषा। क्या है, धारा 2 क्या है, परिभाषा। और परिभाषाओं को ही हम देख रहे थे पिछले क्लास में, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा जो है बिजली चमक रही थी, ठीक है, जिसके कारण से मुझे बीच में रोकना पड़ा क्लास। तो हम परिभाषा जो हो चुका 4-5, ठीक है, तो वो हम शुरू से देखेंगे परिभाषा। और पूरा जो है आज लगभग 3 से 4 धाराएं हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, परिभाषा से स्टार्ट करते हैं भाई। किस किस की परिभाषा हमने पढ़े हैं, कुछ 2-4 परिभाषा ही पढ़े हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं परिभाषा को। चलिए, तो धारा 2 क्या बोलता है भाई, परिभाषा बोलता है। किसकी परिभाषा बोलता है कि जितने भी यहाँ इस अधिनियम में शब्द यूज होंगे, उस अधिनियम में जो भी शब्द यूज होंगे उनमें उनसे कुछ न कुछ जो रह गया, ठीक है, जो अधिनियम में शब्द यूज होंगे उनकी परिभाषा दी गई है, ठीक है। जैसे कि परिभाषा नंबर 2 का क, ठीक है, धारा नंबर 2 का क में क्या बताया है, अपर रजिस्ट्रार। और अपर रजिस्ट्रार के बारे में मैंने बताया था कि अपर रजिस्ट्रार का मतलब ये है कि धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया कोई सहकारी सोसाइटी का अपर रजिस्ट्रार क्या कहलाता है, अपर रजिस्ट्रार कहलाता है। इस परिभाषा के अंतर्गत, ठीक है, किसी सहकारी सोसाइटी को पर नियुक्त किया है कोई अपर रजिस्ट्रार क्या कहलाएगा, अपर रजिस्ट्रार कहलाएगा। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने क्या देखे थे, इसके बाद परिभाषा पर चले। क के बाद ख, क का एक शीर्ष सोसाइटी, एक और परिभाषा है जिसे हम कहते हैं शीर्ष सोसाइटी। और शीर्ष सोसाइटी का मतलब क्या है, इसमें लिखा है, इसका तात्पर्य है, इसका मतलब है कि वह सोसाइटी जिसका प्रधान उद्देश्य उन अन्य सोसाइटी को जो कि उसके संबंध में हो क्रियाकरण के लिए सुविधा देता हो, उसके क्रिया क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पे हो। कहने का मतलब है शीर्ष सोसाइटी सबसे ऊपरी सोसाइटी होगी और वह सोसाइटी होगी जो नीचे अपने संबंध जो सदस्य सोसाइटी होंगे, ठीक है। हम देखेंगे आगे जब रजिस्ट्रीकरण के समय आपको मालूम हो जाए कि जो शीर्ष सोसाइटी होगा, ठीक है,
इस शीर्ष सोसाइटी के अंतर्गत बहुत सारे अन्य जो है सदस्य सोसाइटी होंगे। ये जो क्या कहलाएंगे, सदस्य सोसाइटी। और इस सदस्य सोसाइटी के लिए ठीक है, इस सदस्य सोसाइटी के लिए जो भी चीज सुविधा मुहैया कराई जाएगी वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, शीर्ष सोसाइटी की होगी। तो शीर्ष सोसाइटी का मतलब वही है, ठीक है, जिनका उद्देश्य है जो नीचे जो सोसाइटी है उनके लिए क्या हो, ठीक है, सुविधा उपलब्ध कराए। तो ये याद रखेंगे। चलिए, सहायक रजिस्ट्रार, एक और शब्द आया है सहायक रजिस्ट्रार। तो सहायक रजिस्ट्रार का मतलब है कि धारा 3 के अधिक नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटी का सहायक रजिस्ट्रार। तो अपर रजिस्ट्रार भी वही है, ठीक है, कहने का मतलब अपर रजिस्ट्रार की भी नियुक्ति धारा 3 के अधीन की गई है। हम देखेंगे धारा 3, ठीक है, जब रजिस्ट्रीकरण की बात आएगी, रजिस्ट्रीकरण देखेंगे तो धारा 3 देखेंगे, ठीक है, और धारा 3 से लेकर 18 तक जो भी बातें होगी रजिस्ट्रीकरण के अंदर होगा। और इसमें धारा 3 में आपका सहायक जो रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार होगा, सहायक रजिस्ट्रार होगा, संयुक्त रजिस्ट्रार होगा, ठीक है, सभी रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार धारा 3 के तहत करती है, ठीक है। तो धारा 3 के अंदर नियुक्त किया गया जो सहायक रजिस्ट्रार होगी वही यहाँ पर सहायक रजिस्ट्रार कहलाएगा। चलिए, कार्य क्षेत्र से मतलब है कि वह क्षेत्र है जहां सदस्य ली गई हो या जैसा कि सोसाइटी की उप विधि में विनिर्दिष्ट किया गया हो, ठीक है। तो कार्य क्षेत्र का मतलब, कहने का मतलब है कि जिस स्थान पर, मान के चले किसी स्थान पर सोसाइटी है, रायपुर में है, दुर्ग है, ठीक है, इस स्थान पर सोसाइटी है, तो उस क्षेत्र पर, ठीक है, जहां पर सदस्य ग्रहण की गई है, सोसाइटी के सदस्य ग्रहण की गई है, तो उस स्थान को हम क्या कहेंगे, उसका कार्य क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। फिर प्राधिकृत व्यक्ति से क्या तात्पर्य है भाई, प्राधिकृत व्यक्ति से तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया होगा। तो मैंने बताया था कि रजिस्ट्रार जो है, अगर लगता है रजिस्ट्रार को कि उनकी जो कार्य, ठीक है, बर्डन हो गई, ठीक है, उनका कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और रजिस्ट्रार चाहते हैं कि मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करूं जो मेरा काम हल्का कर दे, मेरे जो काम में हेल्प बटाए, ठीक है। तो रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति की नियुक्ति करता है, उसी व्यक्ति को हम कहते हैं प्राधिकृत व्यक्ति, ठीक है। चलिए, कुछ और बातें जैसे मैंने की, ठीक है। केंद्रीय सोसाइटी, तो केंद्रीय सोसाइटी से मतलब है कि जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या अन्य कोई सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो, जिसका उद्देश्य सदस्य सोसाइटी के उद्देश्य के संप्रवर्तित करता हो, जिसकी कम से कम 5 सदस्य हो। तो देखिए, केंद्रीय सोसाइटी केंद्र में, ठीक है, केंद्रीय सोसाइटी कहने का मतलब जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हो सकता है या अन्य कोई भी जो ऐसी सोसाइटी हो सकता है जो छत्तीसगढ़ की क्षेत्र पर वो कार्य करे। और ये भी याद रखें, कम से कम उनके जो सदस्य सोसाइटी की जो संख्या होगी, कम से कम 5 सदस्य सोसाइटी होंगी, इसको हम कहेंगे केंद्रीय सोसाइटी, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है अंदर की बातें, और ये जो है वर्ड है कि किसको किसको परिभाषित की गई है, ये तो जरूर याद रखें, भले आप क ख ग याद रखें ना रखें, क्योंकि इतने सारे परिभाषा हैं जो आप याद नहीं रख सकते, कौन सा क है, कौन सा ख है, कौन सा ग है, ठीक है। तो इस प्रकार से सिर्फ याद रखिए किस किसको परिभाषित किया गया है, और उनके अंदर अगर कोई चीज़ है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे केंद्रीय सोसाइटी में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जिला सहकारी या ग्रामीण विकास बैंक हो या फिर कोई भी ऐसी सोसाइटी हो जो छत्तीसगढ़ के भाग के अंदर कार्य करे, और साथ ही साथ उसमें कम से कम 5 सदस्य सोसाइटी उसके अंतर्गत रहना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर केंद्रीय सहकारी बैंक, ठीक है, क्या है भाई, केंद्रीय सहकारी बैंक।
केंद्रीय सहकारी बैंक से विपरीत है, या विपरीत का मतलब है तात्पर्य या मतलब, ठीक है, इसका तात्पर्य मतलब इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई संसाधन सोसाइटी जो बैंक कार्य विनिगम अधिनियम 1949 संख्या 10 के अधीन या तो अनुज्ञित हो या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार के अनुज्ञित की जाने वाली बैंककारी कारोबारी करने के लिए अनुज्ञित की है। इसका मतलब क्या है? केंद्रीय सहकारी बैंक, ठीक है, केंद्रीय सहकारी बैंक ऐसा है इस अधिनियम के अंदर, ठीक है, कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा ऐसे कोई बैंक को क्या किया गया है? अनुज्ञित किया गया। कहने का मतलब ऐसे कोई बैंक को चुना गया हो उसको हम क्या कहेंगे? केंद्रीय सोसाइटी बैंक, ठीक है। चलिए फिर अन्य हम देखते हैं और कुछ, जैसे कंपनी की परिभाषा उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि कंपनी अधिनियम 1956 का संख्या 1 की धारा 3 में यथा परिभाषित कोई कंपनी को कहा गया है, ठीक है। फिर सहकारी संघ से तात्पर्य ऐसे कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता शिक्षा देना, उसका प्रचार प्रसार करना, सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देना और उनका विस्तार करना। तो सहकारी संघ का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि ऐसी कोई रजिस्ट्री की सोसाइटी होगी, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य, जिसका मूल उद्देश्य क्या होगा कि सहकारिता से संबंधित शिक्षा देना होगा, सहकारिता से संबंधित उसका प्रचार प्रसार करना होगा, सहकारिता से संबंधित सेवाओं को प्रशिक्षण देना होगा, उनका विस्तार करना होगा। ऐसे जो रजिस्ट्री सोसाइटी उसको हम क्या कहेंगे? सहकारी संघ कहेंगे। एक और नाम आया है जिसको हम कहते हैं बोर्ड। क्या नाम आया है? बोर्ड। बोर्ड से मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से है। बोर्ड से मतलब क्या है भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अथवा सहकारी सोसाइटी का सी निकाय, जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिससे सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का निदेशक एवं नियंत्रण का भार सौंपा जा सके। तो बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से यहाँ पर, लेकिन ये कई नाम से भी जाना जा सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा कि उस संस्था जो भी है उनका निदेशक करे, उनको कंट्रोल करे, उनका नियंत्रण करे। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि अगर कोई स्कूल है तो स्कूल का जो है प्रिंसिपल है, कॉलेज का एचओडी है, तो वो क्या करता है? वो कंट्रोल करता है पूरे स्कूल को या कॉलेज को। तो वो क्या होंगे? वो बोर्ड कहलाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाएंगे। तो किसी भी नाम से जाना जा सकता है, जो क्या करे? उस संस्था को कंट्रोल करे, उनके अंतर्गत, ठीक है, कंट्रोल रहे, नियंत्रण रहे, तो इसको हम कहेंगे बोर्ड। सहकारी बैंक। सहकारी बैंक से मतलब है ऐसा कोई राज्य सहकारी बैंक, कोई ऐसा केंद्रीय सहकारी बैंक तथा कोई ऐसा प्राथमिक सहकारी बैंक। देखिए, प्राथमिक सहकारी बैंक, कोई राज्य सहकारी बैंक, देखिए ऊपर, ठीक है, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी बैंक, जो कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाए, इसको हम सहकारी बैंक कहते हैं। तो त्रिस्तरीय हम देखे थे नहीं, देखेंगे, जो त्रिस्तरीय संरचना होगी, हायरार्की में आप जाएंगे तो जिला सहकारी बैंक, ठीक है, फिर केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, इस प्रकार से त्रिस्तरीय जो यहाँ पर संरचना होगी वो हम देखेंगे। तो ऐसे बैंक जो रजिस्ट्रीकृत हुआ हो या रजिस्ट्रीकृत समझा जा चुका हो, ऐसे बैंकों को हम क्या कहेंगे? सहकारी बैंक कहेंगे, ठीक है। क्या क्या काम है सहकारी बैंक के, किस प्रकार की होती है, क्या संरचना है, ये पूरा हम देखेंगे। चलिए, परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी, ठीक है, ये अभिप्रेत है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी सोसाइटी जिसके सदस्य का दायित्व उसकी गतिविधियों द्वारा उस रकम यदि कोई हो जो कि उसके द्वारा धातित अंशों पर अदत्त हो तक परिसीमित हो, ऐसी रकम जिसका उस सोसाइटी का परिसमापन हो जाने की दशा में उसकी आश्रितों के प्रति अभिदाय करने की जिम्मा के ऊपर, ठीक है, परिसीमित हो। इसका मतलब, इस सारी बातों का मतलब है परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी। हम देखिए, हम जब अध्याय 2 पढ़ेंगे
तो उसमें शायद धारा नंबर 4 या धारा नंबर 5 है, धारा नंबर 5 है, ठीक है। उसमें ये कहा जाएगा कि जो सरकार है, ठीक है, वो किसी भी सोसाइटी को परिसीमित और अपरिसीमित घोषित कर सकती है, ठीक है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो इस प्रकार की चीज़ें हम उस समय देखेंगे, ठीक है। तो परिसीमित दायित्व, परिसीमित और अपरिसीमित दायित्व जो सोसाइटी के होते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, बहुत सारे चीज़ हैं लेकिन आपको वहीं कुछ पढ़ना पड़ेगा जो, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। मुख्य कार्यपालन, मुख्य कार्यपालन से अभिप्रेत है या तात्पर्य है कि 49 अंगा के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति जिसे बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है, के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अत्यधीन रहते हुए बोर्ड और सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलाप का प्रबंध सौंपा जा सके। मुख्य कार्यपालन बोलते हैं ना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तो उसका मतलब क्या है कि एक तो बोर्ड हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सबसे ऊपर रहेगा, उसके नीचे, ठीक है, इसमें कहा भी गया है बोर्ड के अध्यक्ष के अधीक्षण, नियंत्रण, निर्देशन के अत्यधीन रहते हुए द्वारा सहकारी सोसाइटी की क्रियाकलापों का प्रबंध करें, ठीक है। तो बोर्ड के अधीन रहते हुए वो क्या कर सकता है, ठीक है, वो, ठीक है, निदेशक करें, अपने जो कार्यकलापों का प्रबंध करें, मैनेजमेंट करें, तो ऐसे को हम मुख्य कार्यपालिकन, कार्यपालिका में कार्य करना, ठीक है, उसके अंतर्गत कार्य होगा। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, चलिए जैसे कि उप रजिस्ट्रार हम देख सकते हैं। उप रजिस्ट्रार वही मतलब है जहां अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार का है कि धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटी का कोई उप रजिस्ट्रार, ठीक है। विकास बैंक, विकास बैंक से मतलब है ऐसा कोई जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी जिला सहकारी या कृषि ग्रामीण विकास बैंक या छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक या ग्रामीण विकास बैंक हो, जो ऐसे बैंक जो रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत समझा जा चुका हो, ऐसे को हम क्या कहेंगे, विकास बैंक कहेंगे। ये याद रखेंगे। चलिए, कुटुंब, एक वर्ड है कुटुंब। कुटुंब से मतलब है कि कोई व्यक्ति जिसका पति या उसकी पत्नी, उस पर आश्रित उसकी संतान और उस पर आश्रित तथा उनके साथ संयुक्त निवास करने वाले अन्य नातेदारी, ठीक है। देखिए, कुटुंब कहने का मतलब है कि जिस परिवार में सब जो रहते हैं, ठीक है, जैसे कोई परिवार में पति हो गए, पत्नी हो गए, ठीक है, दादा हो गए, दादी हो गए, जिस परिवार में मिलकर जुलकर रहते हैं और उसके नीचे कोई भी उनके संतान है या कोई भी व्यक्ति उस परिवार की जिम्मा उन पर रखा गया हो या उन पर हो, ठीक है, कोई कमाने वाला हो, तो इसमें जो नातेदारी में है, नातेदारी कहने का मतलब ब्लड रिलेशन में, नातेदारी कहने का मतलब ब्लड रिलेशन में, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में नातेदारी में कोई पति हो सकता है, कोई पत्नी हो सकता है, दादी हो सकते हैं, ठीक है, कोई संतान हो सकता है जो कमाता है और अपनी आजीविका चलाता है, परिवार की आजीविका चलाता है, खर्चा करता है, ठीक है, उस पर निर्भर रहता है, ठीक है। जैसे पति कमा रहा है तो पति कमा रहे तो पत्नियां, उनके बच्चे निर्भर हैं, तो ये कुटुंब में आएंगे, ठीक है। तो कुटुंब ब्लड रिलेशन हो सकता है, घर के अंदर जो भी रिश्ते नातेदारी हैं जो कमाते हैं, जिन पर आश्रित हो, जिन पर परिवार आश्रित हो, उसको हम क्या कहते हैं, कुटुंब, ठीक है। पति पत्नी कोई भी हो सकता है, संतान, ठीक, कोई भी हो सकते हैं जिन पर परिवार आश्रित हो, बस इतना समझिए। और क्या हम कह सकते हैं, देखिए एक और चीज है संघीय सोसाइटी। क्या है भाई, संघीय सोसाइटी। संघीय सोसाइटी का मतलब है कि वह सोसाइटी जिसकी अंश पूंजी,
ठीक है, जिसकी अंश पूंजी का सरकारी अंश पूंजी को अपवर्जित करते हुए कम से कम 50,000 कम से कम 50%, 50,000 नहीं 50%, कम से कम कितनी 50% सोसाइटी द्वारा धारित हो। तो संघीय सोसाइटी का मतलब होता है जिनका अंश पूंजी कहने का जिसका शेयर, ठीक है, जिनका शेयर कितनी हो, कम से कम 50% शेयर हो, ऐसे हम कहते हैं संघीय सोसाइटी। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई, साधारण सोसाइटी। साधारण सोसाइटी से मतलब है कि ऐसी कोई सोसाइटी जो धारा 10 के उपधारा 1 में विधिष्ठित किए गए शीर्ष 1 से लेकर 9 तक में से किसी भी शीर्ष के अंतर न आती हो। ठीक है, तो देखिए साधारण सोसाइटी, तो देखिए धारा नंबर 10 में सोसाइटियों का वर्गीकरण किया गया है जो हम पढ़ेंगे। लगभग 12 सोसाइटी का वर्गीकरण हम देखेंगे। तो उसमें साधारण सोसाइटी है, औद्योगिक सोसाइटी है, सामान्य सोसाइटी है, ठीक है, बहुत सारे सोसाइटी है। ठीक है, तो ऐसे सोसाइटी जो धारा 10 के उपधारा के अधीन विधिष्ट किया गया हो, जब हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस साधारण सोसाइटी का मतलब धारा 10 के अंतर्गत रखा गया हो, वर्गीकरण की गई हो। ठीक है, गृह निर्माण सोसाइटी ये भी धारा 10 के अंतर्गत है, ये भी याद रखेंगे। से विपरीत ऐसी कोई सोसाइटी जो इस उद्देश्य से बनाई गई है जो अपने सदस्यों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करे। देखिए गृह निर्माण सोसाइटी की भी व्याख्या कहाँ की गई है भाई, धारा 10 में की गई है। और धारा 10 में जैसे कि मैंने बताया सोसाइटियों का वर्गीकरण किया गया है। तो उसमें गृह निर्माण सोसाइटी है, औद्योगिक जो नीचे देखेंगे औद्योगिक सोसाइटी है, सामान्य सोसाइटी है, साधारण सोसाइटी है, इस प्रकार की बहुत सारी सोसाइटी, 12 प्रकार के सोसाइटी है। तो गृह निर्माण सोसाइटी का मतलब यहाँ है कि ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य क्या है कि अपने सदस्यों के लिए निवास स्थान तैयार करें, निवास स्थान की व्यवस्था करें, मकान की व्यवस्था करें, तो ऐसे सोसाइटी को हम क्या कहेंगे, गृह निर्माण सोसाइटी। देखिए तो चूंकि इसलिए परिभाषा दिया जाता है कि इसका यूज हुआ है भाई। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तो यूज हुआ है, तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा वो वर्ड, तो आपको वहाँ जो बाद में पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे कुटुंब का यूज होगा, ठीक है, सरकारी सोसाइटी का यूज होगा, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार का यूज होगा, बहुत सारे जितने भी लगभग सभी का यूज होगा। ठीक है, तो जहाँ परिभाषा में समझ जाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा बाकी। चलिए औद्योगिक सोसाइटी भी वही है, धारा 10 में ये भी बात की गई है। धारा 10 का वर्गीकरण इसमें भी किया गया है, ये भी धारा 10 है, ये भी क्या है आपके धारा 10 के अंतर्गत रखा गया है वर्गीकरण में। ठीक है, औद्योगिक सोसाइटी से विपरीत है औद्योगिक समझते इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री कहने का मतलब जो है कोई भी हो सकता है, बुनकर, बढ़ई, धातु कर्मकारों, मोची आदि कोई अन्य सोसाइटी जिसका लक्ष्य क्या हो कि किसी भी प्रकार के कच्चे माल से परिकृत माल निर्मित करता हो के विकास को संपादित करने में उद्देश्य से विस्तृत कोई सोसाइटी है। ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी जो क्या हो, औद्योगिक को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता हो, बुनकर हो, बढ़ई हो, धातुकर, मोची हो, अन्य इस प्रकार के जो लक्ष्य को, ठीक है, के लिए कच्चे माल तैयार करता हो, उसकी सहायता करता हो, उसका उद्देश्य क्या हो, इसको हम कहेंगे औद्योगिक सोसाइटी। यहां पर संयुक्त रजिस्ट्रार का भी दिया गया है। तो संयुक्त रजिस्ट्रार जो भी रजिस्ट्रार की जहां पर भी रजिस्ट्रार लिखा हो, चाहे संयुक्त हो, अपर हो, ठीक है, जो भी रजिस्ट्रार लिखा गया है उसका मतलब है कि धारा 3 में रजिस्ट्रार का वर्गीकरण कर दिया गया है। ठीक है, वर्गीकरण कर दिया गया है कि रजिस्ट्रार या अन्य अधिकारी की जो नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, ये वर्गीकरण कर दिया गया है धारा 3 में। तो उसी को बताया गया है संयुक्त रजिस्ट्रार का मतलब धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सरकारी सोसाइटी का कोई संयुक्त रजिस्ट्रार को यहाँ हम संयुक्त रजिस्ट्रार कहेंगे। ठीक है, समापक से विपरीत है कि धारा 70, जब धारा 70 देखेंगे तो ये पता चल जाएगा, धारा 70 के अधीन नियुक्त तो कोई भी व्यक्ति को समापक कहेंगे। ठीक है, क्या है धारा 70 देखेंगे।
96 धारा है हमारे पास टोटल, उसमें से जो 70 धारा है 70वां वो हम देखेंगे। विपणन सोसाइटी ये भी धारा 10 के अंतर्गत रखा गया है, वर्गीकृत की गई है, धारा 10 के अंतर्गत रखा गया है। ये भी जब धारा 10 देखेंगे तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, विपणन सोसाइटी से मतलब है कोई ऐसी सोसाइटी जो, विपणन का मतलब क्या है, मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग क्या कहलाता है, विपणन कहलाता है, व्यापार मार्केटिंग ये। ठीक है, जो कृषि या अन्य उपज का विपणन करे, कृषि या अन्य उपज का विपणन करने के प्रयोजन के लिए बनाई गई हो और जिसका उद्देश्य ऐसी उपज के लिए उपेक्षित वस्तुओं का प्रदाय करना सम्मिलित हो। इसका विपणन सोसाइटी का कहने का मतलब है कि देखिए, कृषि या अन्य जो उपज है, जैसे कृषि, जैसे गेहूं को ही ले लीजिए, गेहूं, धान हो गया, धान को लीजिए, गेहूं को लीजिए, किसी को भी लीजिए। ठीक है, तो गेहूं को बोने के लिए, गेहूं को ठीक है कि बुआई के लिए या उसके उद्देश्य के लिए जो सोसाइटी होगी वो विपणन सोसाइटी कहलाएगी। ठीक है, उसके उपज के लिए एवं उपेक्षित वस्तुओं के प्रदान, जैसे उसमें खाद वाद डालना है, ठीक है, उसमें छिड़काव करना, बीजों का छिड़काव करना है, खाद डालना है, तो जो मिलेगा तो विपणन से प्राप्त होगा। विपणन सोसाइटी से आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे हम इफ़को वगैरह पढ़ेंगे, वो खाद वगैरह डिलीवर करते, कहने वाला खाद जो है प्रदाय करता है। ठीक है, विपणन सोसाइटी कहने का मतलब बीज वगैरह, आपको खाद वगैरह ये सब देंगे। इस प्रकार की जो है, जो उपज के लिए उनका उद्देश्य है कि जो कृषि है या अन्य कृषि से संबंधित जो भी उपज है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए चीज़ें देंगे, सामान देंगे, सामग्री प्रदान करेंगे। ठीक है, उनकी हेल्प करेंगे। तो यदि यहाँ कहा गया है कि ऐसे सोसाइटी जो कृषि या अन्य उपज का विपणन करने के प्रयोजन के लिए बनाई गई और उसके उद्देश्यों में ऐसे उपज के लिए अपेक्षित वस्तुओं का प्रदाय करना सम्मिलित है। वस्तुओं का प्रदाय मतलब वही उसके लिए। चलिए, सदस्य, अब सदस्य यहाँ पर लिखा है, सदस्य से मतलब क्या है भाई, सदस्य से मतलब है कि किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण संबंधित आवेदन में संयोजित होने वाला कोई व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रीकरण के पश्चात इस अधिनियम तथा उन नियम एवं उपविधियों के जो कि ऐसी सोसाइटी को लागू हो अनुसार सदस्य प्रदान कर दी गई हो, उसके अंतर्गत राज्य सरकार जब वह किसी सोसाइटी की अंश पूंजी के प्रति अभिप्राय हो। इसका देखिए, सदस्य का मतलब सिंपल सी बात है, समझिए किसी सोसाइटी का सदस्य, कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेट हो गई है तो उसका जो सदस्य बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, सदस्य। सिंपल सी बातें हैं, बस इतना ही याद रखिए। बहुप्रयोजन सोसाइटी से मतलब क्या है भाई, बहुप्रयोजन सोसाइटी से कोई ऐसी सोसाइटी जिसके उद्देश्यों में उन प्राथमिक उद्देश्यों में से जो कि खंड छ, ध, फ तथा म में से किसी भी दो या अधिक खंडों में विदेशित की गई को प्राथमिक उद्देश्य सम्मिलित हो। ठीक है, तो बहुप्रयोजन सोसाइटी जो होगा वो धारा 10 में होगा, इसका डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, धारा 10 में है ये भी, तो इसको भी याद रखें। और क्या क्या है, नाम मात्र का सदस्य से अभिप्रेत है कि कोई ऐसे व्यक्ति जिसे धारा 20 के अधीन किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश कराया गया है। तो धारा 20 जब देखेंगे तो वो भी आप समझ आइए, बस इतना भी याद रखिए, नाम मात्र का सदस्य धारा 20 में रखा गया है। अधिकारी, ठीक है, तो वे अधिकारी का मतलब क्या है, व्यक्ति जिसे सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन, ठीक है, कार्यों के कृत्यों के निर्वहन के लिए सोसाइटी द्वारा नियुक्त किया गया तथा सहकारी सोसाइटी द्वारा जिसमें कोई अधिकारी जिसकी पदस्थापना प्रतिनियुक्त की गई हो भी सम्मिलित है। तो कोई अधिकारी हो, ठीक है, अधिकारी का मतलब कोई अधिकारी जो उसके कार्यों के लिए, ठीक है, उनके कार्य का निर्वहन करे, ठीक है, सहकारी सोसाइटी में रहकर कार्यों का निर्वहन करे, उसको हम क्या कहेंगे, अधिकारी करेंगे। ठीक है, पदाधिकारी का मतलब क्या है, सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सचिव या कोषाध्यक्ष और इनमें से कोई भी अन्य व्यक्ति जो सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के द्वारा निर्वाचित किया गया हो सम्मिलित है। तो पदाधिकारी
ठीक है। जितने पदाधिकारी कहने का बहुत सारे अधिकारी हो सकते हैं, जो बोर्ड क्या करेगा, तय करेगा, ठीक है। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो उस बोर्ड का अध्यक्ष हो सकता है, ठीक है, वहाँ के सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष हो सकता है, उपाध्यक्ष हो सकता है, सभापति, उपसभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष, कोई भी ऐसे व्यक्ति जो सहकारी सोसाइटी के लिए पदाधिकारी हो, जो बोर्ड तय करे, ठीक है, बोर्ड निर्वाचित करे। चलिए और कितने हैं भाई, बहुत सारे हैं ये तो, ठीक है। चलिए अन्य पिछड़ा वर्ग से विपरीत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का जो प्रयोजन के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए, तो राज्य सरकार तय करे, ठीक है, ऐसे समूह को जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो राज्य सरकार तय करे उसको हम क्या कहेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग। प्राथमिक सोसाइटी से मतलब क्या है, प्राथमिक सोसाइटी से मतलब है वह सोसाइटी जो न तो शीर्ष सोसाइटी हो न ही केंद्रीय सोसाइटी। तो जाहिर सी बात है, शीर्ष सोसाइटी ऊपर होगा, फिर केंद्रीय सोसाइटी, फिर प्राथमिक सोसाइटी, ठीक है। तो त्रिस्तरीय हम संरचना देखेंगे। तो प्राथमिक सोसाइटी वह सोसाइटी न तो शीर्ष सोसाइटी हो न केंद्रीय सोसाइटी हो। तो जाहिर सी बात है कोई सोसाइटी तो उसको प्राथमिक सोसाइटी होगा, जाहिर सी बात है। चलिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी से मतलब क्या है, ऐसी सोसाइटी जो कृषि उत्पादन के लिए उधार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से संगठित की गई हो और उसके अंतर्गत प्राथमिक सेवा सहकारी सोसाइटी, कृषक सेवा सहकारी सोसाइटी, वृत्ताकार सहकारी सोसाइटी और आदिम जाति सेवा सहकारी सोसाइटी है। तो प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी का मतलब है कि कृषि के उत्पादन के लिए उधार ऋण दी गई हो। तो गांव-गांव में आप देखते हैं ना, ठीक है, तो जो प्राथमिक कृषि बैंक है, प्राथमिक सहकारी बैंक है या सोसाइटी है, वो क्या करता है, किसानों को ऋण देती है, ठीक है, एक उचित मूल्य पर, उचित जो है मूल्य के ब्याज पर क्या करती है, ऋण देती है। तो उसको हम क्या कहें, प्राथमिक कृषि जो है साख सहकारी सोसाइटी। जब ये होगा तो हम देखेंगे, जैसे प्राथमिक सहकारी बैंक से मतलब क्या है कि वह बैंक जो रजिस्कृत न की गई नगरीय या ग्राम संसाधन सोसाइटी से भिन्न कोई सोसाइटी हो, जिसका उद्देश्य क्या हो कि उनके सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजन किया जाना और उनके सदस्यों को दी जाने वाली क्रेडिट अभी भी प्राप्त करना आता हो, या जो बैंकारे विनियमन अधिनियम 1949 का संख्या नंबर 10 के अधीन अनुज्ञित हो, या जो कि किसी प्रकार को अनुज्ञित की गई बैंकारी कारोबार करने के लिए अनुज्ञात हो। तो प्राथमिक सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधि का सृजन करता हो, ऐसे को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक सहकारी बैंक, ठीक है। उत्पादक सोसाइटी, तो उत्पादन से मतलब समझते हैं, ठीक है, ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन करे, ठीक है, गुड्स का, माल का उत्पादन करता है। व्यंजन अपने सदस्यों की सामूहिक संपत्ति के रूप में करने के उद्देश्य से बनाई गई हो, उसके अंतर्गत कोई ऐसी सोसाइटी आती है जो उसके सदस्य के श्रम के सामूहिक उपयोजन के उद्देश्य से बनाई गई हो, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, प्रसंगत सोसाइटी से विपरीत ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन यांत्रिक या शारीरिक प्रक्रिया द्वारा करने के उद्देश्य से बनाई गई हो, उसके अंतर्गत कोई औद्योगिक सोसाइटी तथा कोई ऐसी सोसाइटी जो किसी उपज का प्रसंस्करण करने के लिए हो आती हो, ठीक है। तो प्रसंस्करण सोसाइटी कहने को वाला ऐसी माल, ठीक है, ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन यांत्रिक या शारीरिक रूप से करने के लिए बनाई गई। तो कोई भी औद्योगिक सोसाइटी हो सकते हैं, औद्योगिक सोसाइटी करने के लिए माल का उत्पादन करता है, ठीक है, कच्चे माल का उत्पादन करता है, ठीक है। रजिस्ट्रार का भी दिया गया है। रजिस्ट्रार कहने का अभिप्रेत है कि धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटी का कोई रजिस्ट्रार क्या कहलाएगा, रजिस्ट्रार कहलाएगा। तो मैं जब भी मैंने बोला कि रजिस्ट्रार होगा, संयुक्त रजिस्ट्रार होगा, अपर रजिस्ट्रार होगा, ठीक है, तो ये जितने रजिस्ट्रार की बातें आएगी वो धारा 3 में ही निहित होगी, धारा 3 के अंतर्गत ही रखी जाएगी। और कितने हैं भाई, प्रतिनिधि से तात्पर्य है कोई सोसाइटी का कोई ऐसा सदस्य जो उस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटी से करे, ठीक है। तो प्रतिनिधित्व
ठीक है, कोई ऐसी सोसाइटी का कोई ऐसा सदस्य, सोसाइटी का कोई ऐसा सदस्य जो उस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटी में करे, ठीक है, अन्य सोसाइटी में उसका प्रतिनिधित्व करे तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिनिधित्व। ठीक है, रिजर्व बैंक का मतलब होता है यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट 1934 क्रमांक 2 सन 1934 के अधीन स्थापित की गई रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व आरबीआई, ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही हम क्या कहेंगे, रिजर्व बैंक कहेंगे यहाँ। ठीक है, संसाधन सोसाइटी से क्या मतलब है कि ऐसी सोसाइटी जो इस उद्देश्य से बनाई गई हो, जो वह अपने सदस्यों के लिए उधार माल या सेवा जो कि उसके द्वारा अपेक्षित हो अभिप्राप्त करे, और उसके अंतर्गत कोई सोसाइटी तथा कोई प्राथमिक शक्ति सोसाइटी आती हो, इसको हम क्या कहेंगे, संसाधन सोसाइटी कहेंगे। ठीक है, तो उधार दे, ठीक है, माल दे, सेवाएं दे, ठीक है, तो ऐसे सोसाइटी को हम क्या कहते हैं, संसाधन। संसाधन कहने का मतलब संसाधन उपलब्ध कराए, ऐसी सोसाइटी जो संसाधन उपलब्ध कराए, कोई उधार, कोई माल, कोई सेवा, इस प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए। ठीक है, एक है रिटर्निंग ऑफिसर या रिटर्निंग अधिकारी। रिटर्निंग अधिकारी से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब है कोई ऐसा अधिकारी जिसे राज्य निर्वाचन आयोग ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस हेतु नियत किया गया हो कि वह अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रिटर्निंग अधिकारी के कर्तव्यों को पालन करें, और उसके अंतर्गत रिटर्निंग अधिकारी के अधीनस्थ कोई ऐसा अधिकारी आता है जिसे उसने इस हेतु लिखित में नाम नियुक्त किया है, तो वह रिटर्निंग अधिकारी के कर्तव्यों को पालन करे। देखिए, रिटर्निंग अधिकारी का कहने का साफ साफ ये मतलब है कि राज्य सरकार ये तय करे, कोई अधिकारी होगा, ठीक है, जो अपने कृत्यों का, अपने कार्यों का पालन करे अच्छे ढंग से, वो रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है, रिटर्निंग अधिकारी कहलाता है, बस इतना। ठीक है, ये सब बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लिखी गई है जो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो बस उतना ही याद रखें। अनुसूचित क्षेत्र से विपरीत है वह क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, आदेश 1977 के अधीन घोषित किया गया है। तो 1977 के अधिक जो आदेश घोषित किया गया उस क्षेत्र को हम अनुसूचित क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, जो सरकार क्या करेगी, घोषित की है। चलिए, सहकारी सोसाइटी से विपरीत है कि सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री की या रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली सहकारी सोसाइटी। ठीक है, तो सहकारी सोसाइटी जो ऐसी सोसाइटी जो रजिस्ट्रीकृत की गई हो या समझी जा चुकी। सोसाइटी का मतलब क्या है, कोई सहकारी सोसाइटी जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुई समझी गई हो। ठीक है, तो बस यही है। और इसमें क्या क्या है भाई, बहुत सारी बातें हैं, और इसमें क्या क्या बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए, विनिर्दिष्ट पद से क्या मतलब है। विनिर्दिष्ट पद से अभिप्राय है कि अध्यक्ष या सभापति का पद, विनिर्दिष्ट पद। राज्य सहकारी बैंक से विपरीत है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित। ठीक है, राज्य सहकारी बैंक से मतलब है, इसका पूरा नाम क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित। ठीक है, विद्यार्थी का यहाँ तात्पर्य क्या है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी शैक्षणिक, व्यावसायिक या प्रशिक्षण संस्था में अध्ययनरत। तो विद्यार्थी का मतलब क्या है, कोई भी ऐसे संस्था, शैक्षणिक संस्था, व्यावसायिक संस्था या प्रशिक्षण संस्था में वो विद्यार्थी पढ़ रहा हो, कोई व्यक्ति पढ़ रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, विद्यार्थी कहेंगे। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से क्या मतलब है। अनुसूचित जाति का मतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन राज्य सरकार, ठीक है, ये तय करे कि कौन अनुसूचित जाति है। और अनुसूचित जनजाति का मतलब यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन राज्य सरकार तय करे। ठीक है, क्या सरकार राज्य के संबंध में निश्चित अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, अधिकरण से विपरीत है
धारा 77 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करेंगे धारा 77, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य छत्तीसगढ़ राज्य का अधिकरण, ठीक है, तो हमने देखे भी है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण क्या है वो हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो धारा 77 के अंदर बहुराज्य की सहकारी सोसाइटी से क्या मतलब है कि कोई ऐसी सहकारी सोसाइटी जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 क्रमांक 39 सन 2002 के अधीन रजिस्ट्रेट हो या रजिस्ट्री समझी जाए, ऐसे को हम क्या कहेंगे, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, ठीक है। राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी का मतलब क्या है, सहकारी सोसाइटी जिसके कार्यक्षेत्र संपूर्ण, ठीक है, राज्य में हो, संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में है। प्रशासक का तात्पर्य क्या है, ऐसे व्यक्ति जिसे सहकारी सोसाइटी की बोर्ड के निलंबन अथवा अधिक्रमण के अधीन रखे जाने की कालावधि के दौरान सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का प्रबंध करने के लिए ऐसे निबंध शर्तों अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया। तो रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया ऐसा व्यक्ति, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी के क्रियाकलापों को मैनेजमेंट करे, प्रबंध करे, ठीक है, इस प्रकार के जो है व्यक्ति को हम क्या करें, प्रशासक, जो रजिस्ट्रार नियुक्त करता हो। कार्यकारी संचालक का मतलब है कि बोर्ड के निर्वाचित और सहयोजित संचालक को छोड़कर, ठीक है, निर्वाचित और सहयोजित संचालक को छोड़कर ऐसे संचालक जो संचालक मंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे प्रबंधन संचालक हो सकते हैं, अतिरिक्त संचालक, प्रबंध संचालक हो सकते हैं, संचालक वित्त हो सकते हैं, संचालक विपणन हो सकते हैं, अन्य कोई कार्यकारी अधिकारी इत्यादि जिन पर कार्यकारी उत्तरदायित्व हो, ठीक है। तो बोर्ड के जो निर्वाचित और सहयोजित संचालक को छोड़कर जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी इस पद पर होंगे, जैसे आपके प्रबंधन संचालक, अतिरिक्त प्रबंध संचालक, संचालक वित्त, संचालक विपणन, अन्य कोई भी हो सकते हैं जो उसके अपने कार्य का निर्वहन, कार्य का दायित्व अच्छे से करे, इसको हम कहेंगे कार्यकारी संचालक। राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग का मतलब क्या है कि वही है जो आप जानते हैं पहले से कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्राधिकरण या निकाय जिसका प्रयोजन सभी सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन का संचालन, निर्वाचन नामावली तैयार करने की निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या करती है, आप जानते हैं, भारतीय संविधान पढ़े हैं, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो है निर्वाचित करता है, तो राज्य निर्वाचन करता है। तो यहाँ पर सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन संचालन के लिए क्या करेगा, उसके लिए ये राज्य निर्वाचन होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाता है आपका क्या, कौन सा, जितने भी है वो हो जाता है आपका खत्म। कौन सा खत्म हो जाता है भाई, आपका परिभाषा कहने का वाला धारा 2, यहाँ पर धारा 2 आपका खत्म होता है, ठीक है। चलिए, अब धारा 3 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा रेस्ट लेते हैं, 2 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे दूसरा अध्याय रजिस्ट्रीकरण। तब तक आप इसे थोड़ा देखिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है, फिर बातें करेंगे।
चलिए, आप लोगों का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। अब बात करेंगे अध्याय नंबर 2 धारा 3 से। अध्याय 2, और अध्याय 2 का क्या बोलना है? रजिस्ट्रीकरण। क्या है भाई? और रजिस्ट्रीकरण चलिए, इसमें हम पढ़ेंगे धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 क्या बोलता है? रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकारी। अन्य अधिकारी, पहले समझिए मेरी बातों को, ठीक है? फिर लिखना पूछने वाला काम करेंगे। अब देखिए, रजिस्ट्रीकरण। रजिस्ट्रीकरण से क्या समझ है? रजिस्ट्रीकरण कहने का मतलब पंजीयन से, ठीक है? तो देखिए, मान के चलिए आप क्या कर रहे हैं, आप कोई सोसाइटी बना रहे हैं, ठीक है? कोई आपने क्या किया, मान के चलिए कुछ 8-10 लोगों का, 10 लोगों को मिनिमम तो 10 चाहिए, बाद में हम देखेंगे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लोगों का आपका क्या है? एक ग्रुप है, ठीक है? और आप चाहते हैं कि वो क्या कर, आपने क्या किया, एक सोसाइटी तैयार किया, ठीक है? एक सोसाइटी बनाया, ठीक है? अब बना तो लिए, बन तो गया, समिति बन गया, सोसाइटी बन गए, ग्रुप बन गए, लोग जुड़ गए, और अब आप चाहते हैं कि ये सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण हो, पंजीयन हो, ठीक है? जैसे खेत का रजिस्ट्रीकरण होता है कि नहीं भाई? ठीक है, एक तरह से थप्पा लग जाता है कि ये है, ठीक है? तो इस प्रकार से रजिस्ट्रीकरण होगा, पंजीयन होगा। तो पंजीयन होगा, रजिस्ट्रीकरण होगा, तो वो करेगा कौन? अब बात आती है, तो आपने तो ठीक है ग्रुप बना लिए, संस्था बना लिए, समिति बना लिए, सोसाइटी तैयार कर लिए, ठीक है, 10 लोगों का, और आप चाहते हैं कि वो क्या हो, वो सोसाइटी जिस उद्देश्य से आपने बनाई होगी, ठीक है, कोई भी उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य से आपने क्या होगा, वो सोसाइटी का निर्माण किया होगा मिलकर। उस सोसाइटी का अब क्या होना है? रजिस्ट्रीकृत होना है, पंजीयन होना है, ठीक है? तो कितने प्रकार के ऐसे सोसाइटी हो सकते हैं जिसका पंजीयन होगा? किस प्रकार के? तो ये बताया गया है धारा 10 में, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल बस आपको दिखाई देता हूं। 7 हो गया, 9 और ये हो गया आपका 10। ये आप देख सकते हैं सोसाइटियों का वर्गीकरण बताया गया है, ये हम पढ़ेंगे बाद में। उपभोक्ता सोसाइटी, कृषि कम सोसाइटी, ठीक है, संघीय सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, गृह निर्माण सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, बहुप्रयोजन सोसाइटी, उत्पादक सोसाइटी, प्रसंस्करण सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, साधारण सोसाइटी, औद्योगिक सोसाइटी। तो 12 ऐसे सोसाइटी की बातें की गई है जिसका रजिस्ट्रीकरण आप कर सकते हैं, ठीक है, इसका पंजीयन आप कर सकते हैं। तो पंजीयन करेगा तो करेगा कौन? रजिस्ट्रार करेगा। रजिस्ट्रीकरण कौन करेगा भाई? रजिस्ट्रार करेगा। तो हम किसके पास जाना पड़ेगा? हमें रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। तो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, रजिस्ट्रार कहाँ से आया, क्यों, कौन, किस लिए, ठीक है, कौन नियुक्त करता, वगैरह वगैरह। तो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें जो बहुत सारे लंबे चौड़े भाषण लिखे हुए हैं, कहने का लंबे चौड़ी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा।
हम धारा 3 से चलते हैं, क्या बोला गया है या पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम चलते हैं धारा 3 से क्या क्या बोला गया है। ठीक है, ये धारा 3 है और धारा 3 में मैं करना चाहूंगा पहली बातें। धारा 3 क्या बोलता है? रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकारी के बारे में बातें करता है। ठीक है, इनकी पहली बात ये है कि रजिस्ट्रार, समझिएगा, रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकारी, अन्य अधिकारियों, रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ये याद रखें, नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, करेगी या करेगा, जो भी है। ठीक है, तो देखिए, रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। क्यों करेगा भाई? क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो सहकारिता है वो राज्य सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची की में आपने देखे हैं, 7वीं अनुसूची में कितने हैं? 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची में, ठीक है, संघ सूची में नियम बनाने का अधिकार, संघ सूची में जितने भी विषय हैं, 97 विषय है, उन विषयों पर नियम बनाने पर, नियम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार उन विषयों पर नियम बना सकती है। राज्य सरकार, राज्य सूची जिसमें 66 विषय है और उसमें नियम बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। और समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय है, उसमें नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को है। तो देखिए, जो राज्य सूची के विषय जो 66 है, उनमें से जो 32वां नंबर का क्रमांक है, उसमें क्या जोड़ा गया है? क्या है? सहकारिता रखी गई है। इसका मतलब क्या है? अगर वो राज्य सूची का विषय है तो नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। तो इसी कारण रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकारी की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, बेशक। ठीक है, अब बात आती है रजिस्ट्रार कौन हो सकते हैं, कौन कौन रजिस्ट्रार, किसको किसको हम रजिस्ट्रार कहेंगे। ठीक है, तो दूसरे नंबर के पॉइंट में अगर चले, ठीक है, तो एक होगा रजिस्ट्रार होगा, रजिस्ट्रार होगा, फिर उसके नीचे अपर रजिस्ट्रार होगा, अपर रजिस्ट्रार होगा, संयुक्त रजिस्ट्रार होगा, संयुक्त रजिस्ट्रार होगा भाई, उप रजिस्ट्रार होगा, उप रजिस्ट्रार होगा, आपके सहायक रजिस्ट्रार होगा, रजिस्ट्रार होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रार की अगर हम बातें करें, कौन हो सकते हैं रजिस्ट्रार? तो रजिस्ट्रार एक तो, ठीक है, रजिस्ट्रार होगा। ठीक है, इतने सारे क्या होंगे? रजिस्ट्रार होंगे। ठीक है, रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार। तो आप जो भी सोसाइटी अब बनाएं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, पंजीयन कराने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, चाहे रजिस्ट्रार मेन रजिस्ट्रार हो, अपर रजिस्ट्रार हो, संयुक्त रजिस्ट्रार हो, ठीक है, उप रजिस्ट्रार हो, सहायक रजिस्ट्रार हो, किसी भी रजिस्ट्रार के पास आप जा सकते हैं। ठीक है, क्या कराने के लिए? पंजीयन कराने के लिए आवेदन दे सकता है, कोई भी कर सकता है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इन सभी के साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सहायता हेतु, सहायता हेतु, किसके सहायता हेतु? इनके, मैं पूरा लिख देता हूं, जितने भी रजिस्ट्रार हैं, ठीक है, तो इनके सहायता हेतु, हेतु, ठीक है, अन्य अधिकारी, अन्य
अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी, नियुक्ति भी की जाएगी। ठीक है, राज्य सरकार क्या करेगी भाई, राज्य सरकार क्या करेगा कि रजिस्ट्रार का तो नियुक्ति करेगा ही करेगा, लेकिन इनकी सहायता के लिए अन्य पदाधिकारी, अन्य अधिकारी को भी नियुक्ति की जाएगी। तो कोई भी रजिस्ट्रार किसके पास भी अब क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन इनमें एक ट्विस्ट है। ठीक है, ट्विस्ट क्या है, थर्ड पॉइंट अगर देखें तो अपील किसके अधीन, ठीक है, धारा नंबर 78 के अधीन। ठीक है, धारा नंबर 78 के अधीन। अपील की शक्ति, अपील की शक्ति धारा नंबर 78 के अंतर्गत अपील की शक्ति किनके पास रहेगी भाई, एक होगा आपका अपर रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार, और दूसरा होगा, उसको हम बोल सकते हैं संयुक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार। समझेगा मेरी बातों को। अब देखिए, आपने क्या किया, पंजीयन कराना चाहा, कोई भी सोसाइटी का आपने क्या किया, पंजीयन कराना चाहा। ठीक है, और आप इनमें से किसी भी, इनमें से कहने का मतलब है इनमें से किसी भी रजिस्ट्रार के पास पंजीयन लेकर आप जाते हैं, आवेदन लेकर जाते हैं कि भाई साहब ये पंजीयन हम करेंगे। किसी भी प्रकार का लगता है इन रजिस्ट्रार को कि आप जो सोसाइटी बनाए हैं उनका मूल उद्देश्य, ठीक है, वैसा नहीं है, जैसे ऐसे सोच रहे हैं आर्थिक दृष्टि से आप कमजोर है, या ऐसी सोसाइटी दूसरे अन्य सोसाइटी पर प्रभाव पड़ता है, तो इस कारण से हो सकता है रजिस्ट्रार क्या करे, इनकार कर दे उस बात को लेकर कि आप जो सोसाइटी बनाए उसको हम रजिस्ट्रीकरण नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, धारा 78 के अधीन किसी भी बात के लिए, चाहे वो भी कोई भी बात के, रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कोई भी बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी पर, रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कोई भी बात के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। किनको अपील करेंगे भाई, धारा 78, याद रखें, स्पष्ट याद रखें, अपील धारा 78 के अधीन अपील करने की शक्ति। ठीक है, शक्ति लिखने से अच्छा ठीक है, सीधा लिखे शक्ति, क्योंकि ठीक है, अपील किसके पास होगी, अपील किसके पास कर सकते हैं आप, अपर रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार के पास क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है चौथे पॉइंट पर, हम बात करेंगे चौथे पॉइंट पर। जो भी रजिस्ट्रार की सहायता हेतु, लिख सकते हैं रजिस्ट्रार की सहायता हेतु अधिकारी एवं कर्मचारी रजिस्ट्रार के अधीन उनके मार्गदर्शन पर कार्य करेगी, मार्गदर्शन पर कार्य करेगी। इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि जो भी, देखिए ये हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई साहब ये जो राज्य सरकार क्या करेगी, रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगी, रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, और इनकी सहायता करने के लिए अधिकारी को भी नियुक्ति करेगी। लेकिन जो अधिकारी होंगे वो किसके अंडर काम करेंगे, जितने रजिस्ट्रार हो उसके अंतर्गत काम करेंगे। ठीक है, और इनके दिशा निर्देश पर काम करेंगे, इसके अंडर काम करेंगे, इनके मार्गदर्शन पर, इनके दिशा निर्देश पर काम करेंगे, ये कहा गया है। तो धारा नंबर 3 को फिर से रिपीट करता हूं। धारा नंबर 3 का पहला पॉइंट बोलता है कि रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेंगे, क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है। कौन कौन रजिस्ट्रार हो सकते हैं, रजिस्ट्रार हो सकते हैं अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, और इनके सहायक के लिए अन्य अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं
कि अपील अगर करना है तो सिर्फ 2 रजिस्ट्रार के पास आप जा सकते हैं। धारा 78 के अधीन अपील करने का शक्ति, अपील लेने की शक्ति, करने की नहीं, अपील लेने की शक्ति किनके पास है? अपील तो आप कर सकते हैं, शक्ति आपके पास रहेगा जो आवेदन करेंगे, लेकिन अपील लेने की शक्ति किसके पास रहेगा? अपर रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार के पास। चौथा पॉइंट बोलता है रजिस्ट्रार की सहायता हेतु अधिकारी एवं कर्मचारी के रजिस्ट्रार के अधीन उनके मार्गदर्शन पर कार्य करेगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चौथा तो भर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? आपका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और जो तीसरा पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। और इसी को लंबे चौड़े भाषण, ठीक है, इसी को लंबे चौड़े बातों में ये कहा गया है जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पढ़ के बताना चाहूँ तो राज्य सरकार राज्य के किसी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटी या रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी और ठीक है निम्नलिखित प्रयोगों के एक या अधिक जो है अधिकारियों की इस नियुक्त करेगी जिससे सहायता करे। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं? अपर रजिस्ट्रार देख सकते हैं, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, ठीक है ये भी है। और अन्य अधिकारी, जिस अधिकारी की बात कर रहा हूँ अन्य अधिकारी की भी क्या करेंगे भाई? ठीक है, नियुक्त करेंगे जो उसकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, ये बात जो मैंने कहा दूसरे नंबर पर। ठीक है, तीसरे नंबर पर बात जो मैंने कही कहा पर देखिए, परंतु अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार, क्या देखिए इसमें क्या लिखा गया? परंतु अपर रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न कोई भी अधिकारी को इस बात के लिए विदित नहीं किया जाएगा कि वह धारा 78 के अधीन अपीलों की सुनवाई की शक्ति का प्रयोग कर सकते। कहने का मतलब धारा 78 के अधीन सिर्फ संयुक्त रजिस्ट्रार और अपर रजिस्ट्रार को ही ये हक है कि वो अपील सुन सके, अपील की सुनवाई कर सके। ठीक है, तो उसमें घुमा फिरा कर दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है आपको समझ में आए तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि अपील किसके पास आप कर सकते हैं? अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो फिर आप आसान होगा आपके लिए, क्योंकि अगर इसमें जाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसे दी हुई है जो आपको समझ में नहीं आएगा। और तीसरा ये पॉइंट, वही चौथा पॉइंट मैंने लिखा वही दिया गया, रजिस्ट्रार की सहायता के लिए ठीक है नियुक्त किए गए अधिकार रजिस्ट्रार के अधीनस्थ होंगे, उसके साधारण मार्गदर्शन पर कार्य करेंगे। वही जो कौन से बातें मैंने लिखा, ये वाला पॉइंट लिखा कि रजिस्ट्रार की सहायता हेतु अधिकारी कर्मचारी रजिस्ट्रार के अधीन उसके मार्गदर्शन पर कार्य करेगी। ठीक है, ये है आपके धारा नंबर 3। तो धारा नंबर 3 में ठीक है ये बातें याद रखिए, 1, 2 और 3 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। क्लियर है बातें? चलिए, तो धारा नंबर 3 हो गया। धारा नंबर 4 बढ़ते हैं। धारा नंबर 4, धारा नंबर 4 क्या बोलता है भाई? सोसाइटियों जो रजिस्ट्रीकृत की जाएगी, सोसाइटियां जो क्या हो? सोसाइटियां जो रजिस्ट्रीकरण की जा सकेगी। तो कौन सी ऐसी सोसाइटी है ठीक है जिसको रजिस्ट्रीकरण की जा सकेगी? किस प्रकार की सोसाइटी है? ठीक है, तो इसको पहले लिख लेता हूं फिर हम बात कर लेंगे कि ऐसी सोसाइटी जिनका उद्देश्य अपने सदस्यों की आर्थिक हित या उनके साधारण कल्याण को सोसाइटी कल्याण को सहकारी
सिद्धांतों के अनुसार सप्रवर्तित हो, ठीक है, या अन्य सोसाइटियों के हेल्प के लिए बनी सोसाइटी पंजीकृत होगी। क्या होगी? पंजीकृत होगी। चलिए, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। क्या बोलना चाह रहा है कि सोसाइटी कौन सी, किस प्रकार की सी सोसाइटी होगा जिनका रजिस्ट्रीकृत होगा। तो ऐसी सोसाइटी जिनका उद्देश्य क्या हो भाई, कि अपने सदस्यों की आर्थिक हित के लिए कार्य करें, उनके कल्याण के लिए कार्य करें, अपनी सदस्य की आर्थिक हित के लिए कार्य करें, ऐसी सोसाइटी को हम क्या कहेंगे? रजिस्ट्रीकृत हो सकता है। या फिर और बोल सकते हैं ऐसी सोसाइटी जो अन्य सोसाइटी के हेल्प के लिए बनी हो, ठीक है, किसकी? जैसे कोई सोसाइटी है, ठीक है, कोई सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अन्य जो भी सोसाइटी होंगे, ठीक है, कोई भी अन्य क्या होगा? सोसाइटी होगा, सदस्य सोसाइटी होगा, उसके हेल्प के लिए, किसके लिए? हेल्प के लिए बने, उसकी सहायता के लिए बने, तो ऐसे सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। और ये क्या बोला है? धारा नंबर 4 में सोसाइटी जो कि रजिस्टर की जाएगी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य क्या हो? अपने सदस्यों की आर्थिक हित तथा उसके साधारण कल्याण को सरकारी सिद्धांत के अनुसार प्रवर्तित हो, या किसी ऐसी सोसाइटी जो कि किसी ऐसी सोसाइटी की संक्रियाओं को सुकर बनाने के मतलब जो है सरल बनाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री की हो, ठीक है। सुकर का मतलब है इजी, सरल बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसी अन्य सोसाइटी के डायरेक्ट हम बोल सकते हैं अन्य सोसाइटी को हेल्प करने के लिए बनाई गई सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो पहली बात ये कि उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपनी जो सदस्य सोचता है उसके आर्थिक हित और साधारण कल्याण के लिए कार्य करो, या फिर वो किसी अन्य सोसाइटी के हेल्प के लिए बनी हो, इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, ऐसी सोसाइटी क्या होगा? रजिस्ट्रीकृत होगा, पंजीयन होगा। क्लियर है बातें? चलिए, अब बात करते हैं धारा नंबर 5। ये है धारा नंबर 5, इसको लिख लेते हैं। धारा नंबर 5, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। धारा नंबर 5 को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या बोला है? परिसीमित या अपरिसीमित परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण। अब देखिए, दो वर्ड आया है, परिसीमित और अपरिसीमित, ठीक है, इसको देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए कि सोसाइटी परिसीमित एवं अपरिसीमित दोनों प्रकार की रजिस्ट्री होगी। पहली बात क्या होगी? ठीक है, पहली बात सोसाइटी परिसीमित एवं अपरिसीमित दोनों प्रकार की क्या हो गए? रजिस्ट्रीकृत होगी, रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण होगी, ठीक है। तो सोसाइटी क्या होगी? परिसीमित या अपरिसीमित दोनों प्रकार की जो सोसाइटी है उसका रजिस्ट्रेशन होगा। दोनों प्रकार का सोसाइटी, परिसीमित अपरिसीमित। परिसीमित को हम मर्यादित भी बोल सकते हैं, ठीक है, आपको आगे पता चलेगा। परिसीमित कहने का मतलब मर्यादित,
ठीक है, आप बार बार आप सुनते होंगे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित दुर्ग, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित राजनांदगांव। ठीक है, इस प्रकार से सुनते होंगे आप। ठीक है, इस प्रकार से क्या होंगे, सुनते होंगे। इसका मतलब लास्ट में जो मर्यादित है उसके बारे में हम बात करें तो परिसीमित का मतलब है मर्यादित। ठीक है, तो कौन सी सोसाइटी परिसीमित हो सकती है, कौन सी अपरिसीमित हो सकती है वो भी देखेंगे। लेकिन याद रखिए परिसीमित और अपरिसीमित दोनों प्रकार की सोसाइटी का पंजीयन होगा जो कि रजिस्ट्रार करेगा। पहली बातें। तो दूसरी बातें क्या है भाई, पहली बातें ये तो हो गए, दूसरी बातें क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। परंतु ऐसी सोसाइटी जिनका सदस्य अन्य सोसाइटी हो तो उसका दायित्व क्या होगा, परिसीमित होगा। उसका दायित्व क्या होगा, परिसीमित होगा। ठीक है, अब ये दूसरा पॉइंट है उसको आपको समझना है। ठीक है, क्या है, मान के चलिए एक सोसाइटी है। ठीक है, सोसाइटी मैंने लिख दिया इसको सोसाइटी नंबर ए, और इसके अधीन क्या है, अन्य कोई सोसाइटी सदस्य सोसाइटी है। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या कही है, ये सोसाइटी बी है, ये सोसाइटी सी है, ये सोसाइटी, ठीक है, मैं सोसाइटी लिखने से पता, ठीक है, ए हो गया बी सी डी। ठीक है, ये बी सोसाइटी है, ये सी सोसाइटी, डी सोसाइटी, ई सोसाइटी, जो भी मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, तो सोसाइटी नंबर 1, ठीक है, सोसाइटी नंबर 1 का क्या है, ये सभी सदस्य है। ये क्या है, ये सभी से क्या है भाई, सदस्य सोसाइटी है। ये क्या है, ये जितने हैं वो क्या है, ये सदस्य सोसाइटी है, सदस्य सोसाइटी। तो यदि ऐसा होता है कि कोई सोसाइटी है और उनके सदस्य सोसाइटी है तो उस सोसाइटी को हम क्या, उसका दायित्व क्या होगा, उसका दायित्व परिसीमित होगा। इसका दायित्व क्या होगा, परिसीमित होगा। और जिसका कोई अन्य सदस्य नहीं है, सदस्य सोसाइटी नहीं है, जैसे इसका कोई, इन सभी का कोई सदस्य सोसाइटी है नहीं, क्यों, क्योंकि इसके नीचे कोई है नहीं, इसके नीचे क्या है, कोई है नहीं। अगर इसके नीचे कोई नहीं है तो ये क्या होगा, अपरिसीमित सोसाइटी कहलाएंगे। इस प्रकार से उनका पंजीयन होगा। तो पंजीयन होगा कैसे, ऐसे सोसाइटी जिनके सदस्य सोसाइटी पहले से है, ऐसी सोसाइटी परिसीमित सोसाइटी के रूप में पंजीकृत होंगी। लेकिन जिन सोसाइटी का किसी अन्य सदस्य सोसाइटी नहीं है उनका पंजीयन अपरिसीमित के रूप में होगी। ये याद रखिए, और ऐसा लिखा हूँ मैं। ठीक है, परंतु ऐसी सोसाइटी जिनका सदस्य अन्य सोसाइटी का हो उनका दायित्व परिसीमित होगा। और इसी को लिखा गया है यहाँ पर घुमा फिरा कर, आप आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। क्या लिखा गया है भाई, ठीक है, क्या लिखा गया है, परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व से सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो कोई सोसाइटी परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित रजिस्ट्रीकरण की जाएगी। तो पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, ठीक है, कि कोई सोसाइटी जो है परिसीमित अपरिसीमित दोनों प्रकार के होंगे, ये पहला पॉइंट ये बताया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, परंतु क्या लिखा है, जब तक कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा
अन्यथा निर्देशित न करे। किसी ऐसी सोसाइटी का जिनकी सदस्य का कोई अन्य सोसाइटी हो, दायित्व क्या होगा, परिसीमित होगा। ठीक है, तो जिनकी सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो, जिनके सदस्य क्या हो, अन्य सोसाइटी होगा, ऐसी सोसाइटी क्या होगा, परिसीमित होगा। और यही बातें मैं यहाँ किया हूँ कि जिसकी कोई अन्य सदस्य सोसाइटी होगा इसकी, ठीक है, ये किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा, परिसीमित होगा, अन्यथा अपरिसीमित होगा। कहने का मतलब दोनों प्रकार से हो सकते हैं, परिसीमित अपरिसीमित दायित्व संयुक्त रजिस्ट्रीकरण की जा सकती है, दोनों प्रकार की। ठीक है, परिसीमित बोल सकते हैं एक प्रकार का, ठीक है, एक प्रकार का मर्यादित बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं विशेष, एक, ठीक है, उतने क्षेत्र तक, ठीक है, उतने क्षेत्र तक वो अपना परिसीमित हो, सीमित हो। ठीक है, एक तरह से सीमित है। ठीक है, लिमिटेड बोल सकते हैं, लिमिटेड, ऐसा टाइप का। तो ये है, तो इस प्रकार से ये होगा। क्लियर है बातें? ये सारी चीज़ें आपको याद रखना पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, रजिस्ट्रीकरण का अलग से वो टॉपिक बना के वहाँ पर आप देखेंगे तो दिया गया है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट वेट करें। कहीं और क्या है क्या? ये देखिए, ये आपको दिया गया है सहकारिता अधिनियम 1960 के सहकारी समिति का पंजीयन। ठीक है, पहले ही लाइन में दिया गया है। ठीक है, सहकारी समिति का पंजीयन, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बातें क्लियर होनी चाहिए। तो धारा नंबर 3, धारा नंबर 4 और धारा नंबर 5 ये हम क्या करिए देख लिए। अब जो बात करेंगे धारा नंबर क्या है 6, और धारा नंबर 6 में क्या बोला है भाई कि रजिस्ट्रीकरण की शर्तें क्या क्या होंगी। ठीक है, देख सकते हैं बहुत लंबा चौड़ा बातें यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, तो ये हम करेंगे अच्छे से, इसको भी ठीक है समझेंगे, प्रॉपर इसको समझेंगे अच्छे से, लेकिन आज की क्लास में ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रीकरण की शर्तें देखेंगे, 6ठा 7वां देखेंगे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 8वां इंपॉर्टेंट उतना नहीं रहेगा। ठीक है, 9वां रजिस्ट्रीकरण और 10वां सोसाइटी का वर्गीकरण, ऐसे हम चलेंगे। ठीक है, चलिए, क्लियर है बातें? तो आपको चीज़ें समझ में आई होगी आज की क्लास अच्छे से, मुझे लगता है। और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी 5वीं क्लास में। ठीक है, सहकारिता संबंधित क्लास में 5वां क्लास होगा, उसमें आपको धारा नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए।